पूरे देश में आज अगर इस बात पर नजरें टिकी हैं कि अगला प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा, तो शायद इसका जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है और वो है खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। न्यूज नेशन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजनाथ जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, ये सवाल तो यक्ष प्रश्न बन गया है, लेकिन उससे पहले जैसे ही आपने अध्यक्ष पद संभाला, पुरानी कहावत है ना, सिर मुड़ाते ओले पड़े, एक के बाद एक समस्याएं। जो आपके पुराने मित्र रहे हैं आज आपसे मुंह मोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। स्थिति संभल पाएगी? मैं समझता हूं कि जो भी इस समय स्थिति पैदा हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में जो भी विचार करना होगा हम लोगों को, तो मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा और उसमें हम लोग विचार करेंगे जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है। जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में माना जाता था कि ये दोनों पार्टियां कभी एक दूसरे के विमुख नहीं हो सकती, लेकिन आज स्थिति यहां बन गई है कि नीतीश कुमार दिल्ली में आकर बोल जाते हैं कि हमें एक सेकुलर उम्मीदवार के तौर पर कोई व्यक्ति चाहिए। क्या ये आपके गठजोड़ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल हर कोई कहता रहा था, लेकिन आज आपका सहयोगी अगर खड़ा होकर ये कहे कि आपकी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कम्युनल विचारधारा का हो। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी होती तो शायद 17-18 वर्षों से लगातार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलायंस न होता। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें काम करने वाला हर व्यक्ति सेकुलर है। अगर ऐसी बात है तो फिर नीतीश जी को आखिरकार क्या दिक्कत है? वो क्यों बार बार ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई उम्मीदवार एनडीए का होना चाहिए तो वो सेकुलर क्रेडेंशियल का होना चाहिए? इशारों में मोदी जी की बात करते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं कहते। नहीं, अब इसका सही उत्तर भी कोई दे सकता है कि ये बोलने के पीछे उनकी अगर कोई उम्मीदवार एनडीए का होना चाहिए तो वो सेकुलर क्रेडेंशियल का होना चाहिए। इशारों में मोदी जी की बात करते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं कहते। नहीं, अब इसका सही उत्तर भी कोई दे सकता है कि ये बोलने के पीछे उनकी मंशा क्या है जी। तो इसका वो सही उत्तर तो नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक सवाल अनायास ही मन में आता है कि अगर नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं तो रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी, जिनको लेकर कभी भी आज एक बार भी नीतीश कुमार ने कभी कुछ नहीं कहा, उनको कोई कम्युनल नहीं मानता, तो क्या आप ये सवाल उनके सामने रखना चाहेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी सेकुलर हैं तो नरेंद्र मोदी कम्युनल कैसे होगा? मैं वैसे चाहे वो नरेंद्र मोदी हों अथवा जो है आडवाणी जी हों अथवा हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, मैं किसी को कम्युनल नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक हुकूमत किसी एक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने बराबर हिंदू मुस्लिम इनके बीच नफरत पैदा करके बराबर वोट बैंक की राजनीति की है, बराबर सरकार की ओर बनाने की कोशिश की है। सामाजिक समरसता लाने का प्रयत्न जो कांग्रेस लंबे समय तक 53-54 वर्षों तक सत्ता में रही है उसके द्वारा जो होना चाहिए था वह प्रयत्न नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कांग्रेस को कम्युनल कहते हैं और नीतीश कुमार कहीं न कहीं संकेत की भाषा में नरेंद्र मोदी को कम्युनल कह रहे हैं, तो कम्युनल है कौन? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। दूसरी तरह से मैं इस प्रश्न का उत्तर यही देता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल होती, भारतीय जनता पार्टी के नेता कम्युनल होते और भारतीय जनता पार्टी का कैडर कम्युनल होता, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी कम्युनल होती, तो शायद जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का एक 17-18 वर्षों का यह गठबंधन न चलता, यानी हम लोगों की मित्रता इतने लंबे समय तक न रहती। तो अब सवाल ये उठता है राजनाथ जी कि नीतीश कुमार को आखिरकार हो क्या है? अचानक उनके सुर क्यों बदल गए हैं? क्यों उन्होंने ये कम्युनल विवाद और सेकुलर विवाद खड़ा कर दिया? क्या ये महज वोट बैंक की राजनीति नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जेडीयू की अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी, एक अपना पॉलिटिकल थॉट, एक अपने कुछ कार्यक्रम होते हैं। यदि सारी राजनीतिक पार्टियों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थॉट्स और सारे प्रोग्राम्स यदि एक ही होते तो मैं समझता हूं कि सब पार्टियां एक न होती। नहीं, लेकिन देखिए, ये तो आपका एक बहुत राजनीतिज्ञ वाला बयान है। राजनीतिक बयान नहीं है, ये राजनाथ सिंह का बयान नहीं हो सकता। मेरा ही बयान। आप एकदम खरी बात कहने वाले व्यक्ति में से हैं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये बार बार कहना पिछले 1-1.25 साल से दरअसल सिर्फ अपनी जमीन को बचाना है? आखिरकार नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर प्रचार क्यों नहीं कर सकते? अगर नरेंद्र मोदी कर्नाटक के प्रमुख प्रचारक के तौर पर हो सकते हैं
नरेंद्र मोदी दिल्ली में आकर प्रचार कर सकते हैं, पंजाब में जाकर प्रचार कर सकते हैं, गुजरात में 3 बार अपनी सरकार बनवा सकते हैं, तो बीजेपी के लिए बिहार में जाकर प्रचार क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो सभी जगह जाकर प्रचार कर सकते हैं, उनको प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां भी उनके कार्यक्रम लगेंगे वो प्रचार करने के लिए जाएंगे, उस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये जो राजनीति है, आप इसको मानेंगे कि नहीं कि ये अवसरवादिता है? स्पष्टता से बताइए। नहीं, हम ये क्या है कैसे है इस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, एक उनका अपना पॉलिटिकल थॉट है जिसके अनुसार जो वो पार्टी काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी पॉलिटिकल थॉट है जी। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक ख्याल भारतीय जनता पार्टी के धड़े का ये भी है कि भाई 200 सीट बनाम 20 सीट, बेहतर है कि आप 200 सीट लें, 20 सीट छोड़ दें। क्या ये विचार आप लोग कर सकते हैं? कोई भी राजनीतिक पार्टी अधिकतम सीट तो हासिल करना चाहती है, और जितनी अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हो सकें। ये 20 सीट मतलब जेडीयू की बात है कि जरूरत पड़े तो जेडीयू का साथ छोड़ दिया जाए, जरूरत पड़े तो जेडीयू का साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर बीजेपी अपने दम पर 200 सीट या उससे ज्यादा हासिल कर सकती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, हम क्यों छोड़ना चाहेंगे? हम क्यों छोड़ना चाहेंगे? हम अपनी तरफ से छोड़ने की पेशकश नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इस बात पर अड़ जाएं कि नरेंद्र मोदी या इस तरीके का कोई भी व्यक्ति, वैसे आपने कहा ना अगर यदि छोड़ जाए जी, तो उन्होंने छोड़ा तो है नहीं अभी जी। यह प्रश्न पूरी तरह से काल्पनिक हो गया, और मैं समझता हूं कि सामान्यतः किसी इंटरव्यू में काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। अच्छा, चलिए, काल्पनिक का वास्तविक धरातल पे आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसका सवाल आप इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते जब तक कि ये पूरी बातें निकल कर सामने ना आ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये जो इतना विवाद है, जो पोलराइजेशन की बात होती है, क्या वाकई में इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? नरेंद्र मोदी, आपने खुद ही कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय नेता है। इसमें इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, सबसे लोकप्रिय नेता है। तमाम जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें आप सबसे आगे नरेंद्र मोदी को रखेंगे? लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस समय आम जनता के बीच नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अच्छा, ये आपका प्रेम बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। नहीं, खास करके देखिए, जिस दिन आपने यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको क्या लगता है कि सच्चाई को मैं नकार दूं? कैसे नकारूंगा? नहीं, जो जमीनी हकीकत इस समय हिंदुस्तान की राजनीति की है, इसको कैसे कोई नकारे? चाहे आप दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, चाहे आप अहमदाबाद जब गए और वहां पर आपने नरेंद्र मोदी के बीजेपी के स्थापना दिवस पर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहना नहीं चाहिए, हालांकि आप लोग समकालीन नेता है, लेकिन पिता पुत्र जैसा स्नेह दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग सभी लोग मित्र हैं, साथ काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका विशेष स्नेह है मोदी जी से? आपका विशेष स्नेह? हमारा सभी के साथ स्नेह है, लेकिन यदि कोई लोकप्रिय है तो उसे लोकप्रिय कहा जाना चाहिए। यह कहने में क्यों संकोच होना चाहिए? क्या ये आम राय है पार्टी में, या ये आपकी राय है बतौर अध्यक्ष? नहीं, ये सभी मानते हैं कि लोकप्रिय नेता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कि ना मानता हो कि वो लोकप्रिय नेता नहीं है। एक धड़ा है जो हमेशा ये प्रोपेगेट करता रहता है, जिसको बैकरूम विस्परिंग के तौर पर एक बार आडवाणी जी ने कहा था कि आडवाणी जी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ये शायद नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मानते हैं कि वो लोकप्रिय नेता है, सब मानते हैं। और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो भी नेता होगा, यदि उनमें से कोई एक लोकप्रिय यदि हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नेताओं को खुशी होती है। सबको हमारे यहाँ बेहद खुशी है। अब एक फिर काल्पनिक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक जमाने में वाजपेयी जी लोकप्रिय नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर थे। आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता है, चेहरे के तौर पर है कि नहीं ये आप तय करेंगे। तो क्या ये माना जाए इससे इन्फ्रेंस के तौर पर, काल्पनिक सवाल फिर, कि अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, निर्मित होती हैं, तो प्रधानमंत्री के तौर पर स्वाभाविक चॉइस, नेचुरल चॉइस नरेंद्र मोदी ही बनते? प्रधानमंत्री पद का जहां तक सवाल है, अथवा प्रधानमंत्री के लिए कौन किसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस संबंध में अंतिम फैसला करने का अधिकार यदि किसी को प्राप्त है तो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्राप्त है। अकेले अध्यक्ष चाहते हुए भी यदि कुछ उसकी अपनी व्यक्तिगत भी ओपिनियन हो तो वह नहीं बोल सकता है। वो जो कुछ भी कहना होगा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के फोरम पर ही कहेगा। चलिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपका स्टेटेड स्टैंड है, इसलिए मैंने कहा कि काल्पनिक सवाल है और मैं जानता था आप यही जवाब देंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल से पहले कि हम ब्रेक लें, नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो बार बार डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात कही जाती है, कहा जाता है कि आप नरेंद्र मोदी को सामने लाएंगे तो देश का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा। जो तमाम मुसलमान समाज है
वो शायद अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना पसंद नहीं करेगा। क्या ये वास्तविकता आपको लगती है कि है? नहीं, मैं मानता हूं कि इस देश की माइनॉरिटी भी सच्चाई को समझने लगी है कि बराबर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे मन में दहशत पैदा करके हमारा वोट हासिल किया है, समर्थन हासिल किया है और उन्होंने सरकार बनाई है। लंबे समय तक यह कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र इस देश में नहीं चलने वाला है। राजनाथ जी, हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और वापस आकर एक बड़ा सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, सवाल पहले ब्रेक में जाने से पहले आपको कह दूं, सवाल ये है कि क्या गुजरात के दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आएंगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? प्यार के इजहार में वो जिसके पास थी, जिंदगी के इम्तिहान में वो जिसके साथ थी, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के डिब्बों से सजी इंडियन रेलवे के 160 साल पूरे होने पर ट्रेन टू बॉलीवुड, मंगलवार दोपहर 12:30, शाम 4:30 और रात 9:30 बजे। आजकल न्यूज़ चैनल सिर्फ टीआरपीस के पीछे भाग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पीपल को मिले, वैसा न्यूज़ होना चाहिए। डिफरेंट टाइप का न्यूज अगर आप लोग दिखाते हैं तो वो जरूर पसंद करेंगे। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। इस नवरात्र चलिए हमारे साथ अनोखी भक्ति यात्रा पर। 9 दिन 9 देवियां, देखते रहिए न्यूज नेशन पर। देश दुनिया के न्यूज मिले, खेल स्पोर्ट्स से समाचार मिले और पॉलिटिक्स वगैरह की थोड़ी जानकारी मिले, मतलब कि और एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके करियर से रिलेटेड जानकारी मिले। न्यूज़ चैनल में मेन पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मुझे देखना पसंद है। हमें न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चाहिए जो कि एक सीधी पॉइंटेड न्यूज़ हो और हमें बिल्कुल सही बात बताए। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा, रोजाना सुबह 6 बजे। News is the reflection of the society, so what is happening in the society should be reflected over there. हमारे इंडिया में भी पूरा ऐसे फैशन न्यूज आनी चाहिए टीवी पे। जो भी न्यूज हो वो सच्चाई के करीब हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर राजनाथ जी, बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले एक सवाल जो हमने राजनाथ जी के लिए छोड़ा था। राजनाथ जी, बार बार ये सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी ने सिख दंगों के लिए खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, इन्होंने माफी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा विचार बना कि 2002 के दंगों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं, क्यों माफी मांगनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अथवा नरेंद्र भाई, ये दोनों सभी लोग यह मानते हैं दंगा यदि कहीं पर भी होता है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव होता है तो अपने में दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वहां का भी जो दंगा हुआ अथवा इसके पहले भी जो दंगे हुए, सारे के सारे दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इसलिए माफी मांगी क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो कि प्रधानमंत्री भी 5 वर्षों तक रहे, राजीव गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्वयं ये कहा था कि जब बड़ा वृक्ष हिलता है तो धरती, बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। यह बात उन्होंने कही थी। उसके परिणाम स्वरूप जो है हिंदू सिख दंगा यहाँ पर भड़का था। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया था। लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने कहीं इस दंगे को कराने के लिए अथवा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिसके कारण जो है दंगा वहां भड़का हो। मैं स्वयं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं कि कोई भी यह चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि जिस राज्य का वह मुख्यमंत्री है उस राज्य में अराजकता पैदा हो, उसमें कोई दंगे हों अथवा कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हो, यह कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जो राजधर्म की बात कही थी,
और गोवा में साफ तौर पर ये बात सामने भी आई थी, जिसको लेकर अलग अलग मत भी रहा। राजधर्म का पालन गुजरात में नहीं हुआ था, ये बात तो आप ये नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ। राजधर्म का पालन हुआ था, लेकिन अटल जी हम सबके एक वरिष्ठ नेता थे, उन्हें तो एक कहना ही चाहिए अपनी तरफ से कि सभी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, और राजधर्म का पालन यदि कोई कर रहा हो तब भी उन्हें यह कहना चाहिए कि राजधर्म का पालन सभी को करना चाहिए। ये तो एक जनरल बात उन्होंने कही थी। आप एक बहुत ही कुशल मुख्यमंत्री रहे और आपने एक ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश को संभाला था जबकि मायावती को साथ लेकर चलना अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन वो भी आप कर पाते थे और ये महारत है। हमारे साथ मायावती जी नहीं थी। नहीं, आपके साथ नहीं, लेकिन आप तालमेल बनाने में आपकी अहम भूमिका रही थी। तो आप चाहे मायावती जी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, जिनको अभी आप मैं नहीं चाहता था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन हो जी, लेकिन पार्टी का फैसला था, इसलिए हम पार्टी के फैसले के साथ थे। बिल्कुल, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को आप साथ लेकर चल चुके हैं, जाहिर सी बात है समन्वय की राजनीति आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सही से अंदर झांक कर आप बताइए, क्या वाकई में गुजरात दंगों का दाग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दाग नहीं जिसको धोना वाकई में मुश्किल बनता जा रहा है, एक गले की फांस बन गया है जो कि नहीं निकल पा रहा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में क्या सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? क्या यह सच है? नहीं है कि सर्वाधिक एकाध दो फुटकर यदि घटनाएं कोई हुई होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की जिन भी राज्यों में सरकारें हैं उनके रहते हुई होंगी। सर्वाधिक यदि सांप्रदायिक दंगे यदि किसी राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में हुए हैं तो वह कांग्रेस के शासनकाल में हुए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यदि किन्हीं कारणों से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दंगों की पैदा यदि कोई एकाध घटना यदि कोई हो गई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी माना जाना चाहिए? क्या कांग्रेस दोषी नहीं है? समाजवादी पार्टी जो अपने को बहुत बड़ी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसका शासन उत्तर प्रदेश में है, क्या एक साल के अंदर 15-20 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं नहीं हुई हैं? बिल्कुल हुई। तो यहीं पे तो सवाल जिम्मेदार ये लोग और गुजरात में तो केवल एक बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है और मैं तनाव और सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं नहीं हुई हैं। बिल्कुल हुई। तो यहीं पे तो सवाल जिम्मेदार ये लोग और गुजरात में तो केवल एक बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है और मैं बताऊं 11-12 वर्षों के शासनकाल में दूसरा कोई सांप्रदायिक दंगा कभी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, इसका क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को जाता है, इसीलिए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन बार बार सवाल ये घूम कर आता है कि अगर इस दंगे में 2000 के आसपास लोगों की जान गई थी, उनके परिवार वालों के दिल पर मरहम लगाने के लिए अगर आप कह दें कि भाई जो आपके साथ हुआ उस नाइंसाफी के लिए हमें खेद है, तो क्या दिक्कत? नहीं, ये तो कहा ही उन्होंने कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सारा मामला अदालत में है जी। उसमें कहीं व्यवधान पैदा करने की कोशिश की हो किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में हमारी गुजरात की सरकार ने, यह कोई आरोप नहीं लगा सकता। अच्छा ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी को एक सेकुलर सर्टिफिकेट दे रही है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में कोई कम्युनल नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी है सभी सेकुलर है जी। नहीं, आज आपकी मीडिया ब्रीफिंग में भी ये सब बातें उठकर सामने आ रही हैं, खास करके तब जब आपके एक सहयोगी ने इस बात को सामने रखा। क्या आप मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में काफी सक्रिय हो जाते हैं तो वो एक सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे? नहीं, वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जो भी व्यक्ति रहेगा जी, वो उसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर नफरत पैदा करने की कभी कोशिश नहीं कर सकता। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं। राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक हैं और इसके बारे में उनकी ख्याति है। उद्योगपतियों से उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल भी देते हैं, लेकिन उनके राज्य में कुछ कुपोषण ऐसी मामले जो आते हैं उसको लेकर, चाहे आप नीतीश कुमार की बात करें जो कि आपके सहयोगी हैं, या तमाम विरोधियों की बात करें जो नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करते दिखाई देते हैं। देखिए, ऐसा है कि गुजरात में कुपोषण की शिकायत कुछ मुझे तो ऐसी नहीं मिली है, लेकिन मैं समझता हूं इसका सही उत्तर कोई दे सकता है तो गुजरात की सरकार ही इसका सही उत्तर दे सकती है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है जी। अब ये जो एक
शुरू हुई है नई विवाद जो जिसके कह सकते हैं कि एक राहुल गांधी का इकोनॉमिक मॉडल बना दिया गया है, एक नरेंद्र मोदी का इकोनॉमिक मॉडल बनाया गया है, एक नीतीश कुमार जी अपना इकोनॉमिक मॉडल लेकर चले आए हैं। बड़े सारे इकोनॉमिक मॉडल आजकल फ्लोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कोई नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक मॉडल है क्या? नहीं, देखिए ऐसा ना कि डेवलपमेंट का काम उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और गुजरात को डेवलपमेंट के मामले में एक मॉडल स्टेट के रूप में सारे हिंदुस्तान में उन्होंने खड़ा किया है। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2007-8 में उसकी प्रशंसा की है गुजरात में जो भी डेवलपमेंट हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी की किसी एजेंसी ने अपने रिसर्च पेपर में भी पिछले वर्ष यह कहा है कि मोदी इज अनकरप्टेबल। जी। तो मानी इसका मतलब कि भ्रष्टाचार भी, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें उद्योगपतियों का फायदा ज्यादा होता है और वहां से धीरे फायदा नीचे आदमी तक पहुंचता है। मैं समझता हूं कि यदि गुजरात में इंक्लूसिव ग्रोथ न हुआ होता तो शायद सारी दुनिया के लोग गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा न करते। चलिए अब एक और काल्पनिक सवाल, मान लीजिए 2014 में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के आसीन हो जाते हैं। आपको लगता है कि फिर अगला 5 साल एक ऐसा 5 साल होगा जिसकी तुलना आप वाजपेयी जी की सरकार के साथ कर सकते हैं? देखिए, कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या होगा, इसके संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं जी। यह तो जनता के हाथ में है, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यदि रहेगा जी, तो निश्चित रूप से इस देश का विकास जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, क्योंकि 6 वर्षों तक इस देश में हम लोगों ने सरकार चलाई है और जनता ने हमारी भी सरकार के परफॉर्मेंस को देखा है और 53-54 वर्षों तक लगातार कांग्रेस के भी परफॉर्मेंस को देखा है जी। तो लोग यदि दोनों सरकारों के कामकाज की तुलना करेंगे, यानी देखेंगे कि 6 वर्षों तक जब भाजपा के नेतृत्व की एनडीए सरकार थी उस समय महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित थी, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले एक बिल्कुल कंट्रोल्ड थी, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल थी, भारत एक करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था और यहां पर बुनियादी ढांचों का विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ था। इन सब सारी चीजों को यदि लोग देखेंगे तो और कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बेहतर शासन यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस देश को दे सकती है तो भाजपा दे सकती है। राजनाथ जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप खरी बात करते हैं और कम से कम पिछले 15-20 साल से तो मेरा यही आपके साथ रहा है। आपको क्या लगता है 2014 में कितनी सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमारी कोशिश तो होगी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल करे, लेकिन जिन दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे जी, उस सरकार में उन सभी दलों की भी भागीदारी होगी। तो ऐसे में क्या बीजू जनता दल, जयललिता, ममता बनर्जी, अकाली दल, शिवसेना और जेडीयू, अभी जो इतने सारे लोग आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं, ये सब खड़े दिखाई देंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि जो हमारे साथ एनडीए में पहले से थे जी, मैं तो यही मानकर चलता हूं कि सभी लोग साथ रहेंगे। और अगर इनमें से भारतीय जनता पार्टी किसी को अपनी तरफ से अलग नहीं करना चाहिए। नहीं, आपके लिए चुनौतीपूर्ण माहौल ये रहेगा क्योंकि आप इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों को एक साथ रखें, पूरे कुनबे को एक साथ रखें, रख पाएंगे? आपके लिए विश्वास है? हम लोगों का अपनी तरफ से प्रयत्न होगा जी कि सभी एक साथ रहें। जो एक उस प्रयत्न में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। एक और चीज जो बार बार सामने आती है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को सामने लेकर आते हैं तो हो सकता है कि नवीन पटनायक जी को आपत्ति हो, जयललिता जी को तो शायद ना हो, लेकिन शिवसेना अपनी आपत्ति जाहिर कर चुकी है। देखिए, अब यह सब तो काल्पनिक प्रश्न है, किसको आपत्ति होगी, क्या होगा। लेकिन शिवसेना के बारे में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने सुषमा स्वराज का नाम आगे रखा था, आप लोगों ने उस पर विचार किया था क्या? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में अंतिम फैसला हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करती है। कोई भी अध्यक्ष, चाहे पहले भी रहा हो, चाहे आज भी मैं अध्यक्ष हूं, कोई अध्यक्ष अपने से नहीं कह सकता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल राजनाथ जी, सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठाते रहे और अभी जो खास करके कोलगेट के मामले पर सीबीआई का जो एक दोहरा रुख सामने आया और सरकार के हस्तक्षेप की बात सामने, आपने कहा इस मामले को आप संसद में उठाएंगे। क्या आने वाले दिनों में संसद में हम भारतीय जनता पार्टी का वो रुख देखेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी संसद को नहीं चलने देगी, या आप एक कारगर विपक्ष के तौर पर इस चीज को? देखिए, हम तो बराबर हमें भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश रही है कि संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने की बनती है तो वह सत्ता पक्ष की बनती है। लेकिन सत्ता पक्ष यदि अपनी जिम्मेदारी से यदि भगने की यदि कोशिश करता है और जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उनका सही उत्तर नहीं देता है,
तो प्रतिपक्ष की भूमिका चूंकि हम संसद के दोनों सदनों में निभा रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सरकार को मजबूर करें कि उन सवालों का जवाब दे, यदि कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करे। तो एक सशक्त प्रहरी के रूप में विपक्ष की भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, हम वो भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन ये परसेप्शन हाल के दिनों में हम अपनी तरफ से कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि संसद की कार्रवाई ठप। हम तो चाहेंगे कि सीबीआई का मिसयूज इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, और यह बात अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोलगेट के मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है वह जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। लेकिन आपको भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि लॉ मिनिस्ट्री में लॉ मिनिस्टर ने उनको बुलाकर क्या रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, उसको देखा है, उसको सुना है, और समाचार पत्रों में जो खबरें आई हैं उसमें कुछ परिवर्तन भी कराए गए। इसका मतलब कि सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है उसका यह सरकार दुरुपयोग कर रही है, और यह आरोप जो हम लोग पहले लगाते थे वो पूरी तरह से सही साबित हुआ है। चलिए, तो इस पर आप लोग संसद जो परसेप्शन एक बन गया है राजनाथ जी, खास करके बीजेपी के बारे में, कि संसद में कार्रवाई होने नहीं दी जाती। नहीं, ऐसा क्यों हो हल्ला होता है, तमाशा होता है, बंद कर। ये बताइए, इसका मतलब कि हम चुप्पी साध कर बैठे रहें? इस सरकार को भ्रष्टाचार करने की इजाजत दें? इस सरकार को महंगाई बढ़ाने की इजाजत दें? इस सरकार को गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाने की हम इजाजत दें? हम विपक्ष के रूप में क्या भूमिका निभाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं तो वो जो परंपरा पहले हम तो केवल उत्तर चाहते हैं, हम समाधान चाहते हैं, सरकार देती ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक परंपरा पहले होती थी राजनाथ जी, आप तो बहुत अरसे से पार्लियामेंट में रहे हैं, जैसे ही संसद शुरू होने वाला होता था एक आपस में बातचीत हो जाती थी। अब भी बात होती है, सरकार सब कुछ कहती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, संसद में आश्वासन देती नहीं है। तो आपको लगता है कि यूपीए सरकार बार बार जो भी जबान आप लोगों को देती है उससे पलट जाती है? नहीं, बिल्कुल पलटती है। ये सब क्यों करना पड़ता है? चलिए, इससे पहले कि इस इंटरव्यू को खत्म करें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती 2014 तक के लिए क्या मानते हैं आप? नहीं, 2014 के लिए चुनाव, हर चुनाव अपने में चुनौती होता है हर राजनीतिक पार्टी के लिए। नहीं, इधर इस पीरियड में ये जो चुनाव तक का जो पीरियड है, चुनाव इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? चुनाव खुद में ही चुनौती है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विजय 2014 के चुनाव में हासिल होगी, और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की अथवा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ही बनेगी। राजनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। तो एक बात तो तय है कि राजनाथ जी कम से कम खुद कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई ये मानता है, उनके साथ साथ, कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।